हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, ये आपके केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर बनता है। आज के इस लेक्चर्स में हम जो है इस चैप्टर में जो है ईथर क्या है, यानी ईथर के बनाने की विधियों के बारे में हम कंप्लीट जानने वाले हैं और साथ में इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी हम जो है जितने भी रिएक्शन बताएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, रिएक्शन जो है, अभिक्रियाएं जो है आपको पूरी पढ़नी, यानी बनाने की सामान्य विधियां और इनके रासायनिक गुण अगर आप पूरा देखते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने की क्या कई विधियां आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। बनाने की एक दो विधि पूछा जाता है तो एक दो विधि पूछा जाएगा, लेकिन सारा पढ़ने का क्या आवश्यकता है भाई? सारा पढ़ने का आवश्यकता यही है कि जो रिएक्शन होते हैं क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप से रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। तो कैसे प्राप्त करोगे में अनेक स्टेप वाले जब रिएक्शन आते हैं तो उसमें भाई कहाँ का रिएक्शन कब कहाँ कैसे यूज करना है कैसे जानोगे। तो उसको जानने के लिए जब आप अभिक्रियाएं पढ़े रहोगे तभी आप रिएक्शन को ठीक से जान पाओगे। तो इसलिए जो है रिएक्शन सभी पढ़ना आवश्यक है और एक एक रिएक्शन की बारीकियों को आप देखिए और सभी रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। तब आपके लिए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान बैठता है। यानी हर चैप्टर में कौन सा चैप्टर कौन सा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, टॉपिक में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, इस तरीके से अगर आप ध्यान दे करके पढ़ते हैं तब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और अगर आप बीचों बीच से एक दो इधर पढ़ लिए एक दो उधर पढ़ लिए ऐसे वैसे पढ़ लिए तो आप ठीक से रिएक्शन नहीं कर पाओगे। रिएक्शन एकदम मैथ की तरीके से है कि जब तक आप सभी को नहीं जानोगे तब तक आप नहीं याद कर पाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर रिएक्शन से ज्यादा फार्मूले याद करना है कि भाई डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या है, इसको बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसमें दो चार विधियां आपको ठीक से आना चाहिए और फिर इसके प्रमुख रासायनिक गुण कौन कौन से है। इस तरीके से आप जब ठीक से पढ़ोगे तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतर होती है। अब क्वेश्चन भाई आप इधर उधर लेकर के पढ़ोगे, हो सकता है वो एग्जाम में पूछे ना जाए, तब क्या करोगे? तब ऐसे में आपकी चूक हो जाएगी। तो चूक नहीं करना है, आपको एक एक रिएक्शन अच्छे से पढ़े रहना है और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टाइप में देख करके, भाई जितने भी रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है मुझे तो पता है ना इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मुझे पता है सब क्या कौन सा पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। तो मैं उन्हीं रिएक्शनों की चर्चा करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी रूप से पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा पूछा गया है। तो भाई डाई एथिल ईथर बनाने की विधि में सबसे पहले रिएक्शन को हम देखते हैं। एक बात याद रखना, ये जो डाई एथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर, इसका अगर आईयूपीएसी नेम देखोगे तो एथॉक्सी एथेन होगा। क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो C2H5O C2H5, मतलब C2H5 दोनों साइड में रहेगा, बीच में O है। O जो है ईथर खानदान को प्रदर्शित करता है, यानी ईथर ग्रुप जो होता है इसका ग्रुप होता है और इसके दोनों साइड में डाई एथिल लगे होते हैं। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम देखोगे तो एक ऑक्सीजन एक साइड में लेकर के एथॉक्सी हो जाता है और एथेन दूसरे साइड में रहेगा ही रहेगा। तो ये इसका फार्मूला और इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब चलिए पहली विधि देखते हैं इसके बनाने की। सबसे पहले विधि अगर हम ईथर बनाने की देखें तो क्या लिखा है? एथिल हैलाइड से। देखो ये जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं ईथर, डाई एथिल ईथर। अब भले हम आपको यहाँ डाई एथिल ईथर में बताने जा रहे हैं, इसके पहले ये रिएक्शन आपने पढ़ा है। अगर एक बार आप याद कर लो कोई रिएक्शन तो बार बार मिलता रहता है। तो बार बार मिलता रहता है, क्या बार बार याद करना पड़ेगा? नहीं, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एक बार याद तो कर लो। अब ये बताओ डाई एथिल ईथर, ये एथिल हैलाइड से कहाँ पढ़े होंगे? तो भाई एथिल हैलाइड आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा। चलो पहले रिएक्शन देखते हैं तब बताते हैं कहाँ पढ़े हो। भाई आप बनाने जा रहे हैं एथिल हैलाइड से। किससे? एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड का फार्मूला अगर देखा जाए तो C2H5I होता है। एथिल आयोडाइड है। ये कौन है? ये मौके पर जो लिखा है एथिल आयोडाइड है। अब इसी को यक्स लगा देते तो एथिल हैलाइड हो जाता। ठीक, इस पर अगर हम Ag2O की अभिक्रिया करा दें, ये नम सिल्वर ऑक्साइड है। कौन है? सिल्वर ऑक्साइड है। तो नम सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या? ये AgI बना लेगा। क्या बना लेगा? दो Ag दो I बना लेगा, ये O बीच में लग जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 और प्लस 2AgI जो है बाहर निकल जाएगा।
तो यही तो डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर यही है। समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एथिल आयोडाइड या एथिल हैलाइड की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ ईथरीय माध्यम में गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर और सिल्वर आयोडाइड बनता है। समझ में आ गई? तो हमें पढ़ क्या रहे हैं, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, और ये एथिल आयोडाइड है, मतलब ये हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण जब आप पढ़ रहे थे तो वहां ये रिएक्शन बताया गया, वहां पर ये रिएक्शन बताया गया। तो सोचो वही रिएक्शन हो तो फिर दोबारा बताएं, लेकिन यहाँ अब की बार कैसे बताए, अब डाई एथिल ईथर बनाने की विधि में बताया। और वहां किस लिए बताए थे, वहां बताए थे एथिल आयोडाइड के रासायनिक गुण में बताए थे। तो एक ही रिएक्शन में बार बार मिलेगा, बस आप तैयार तो करो, एक बार तैयार करोगे सब तैयार है। समझ में आएगा नहीं? चलो अगला रिएक्शन देख। अगला रिएक्शन है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। किससे? एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। कई बार बताए हैं लेकिन फिर चलो बता देते हैं। यानी एल्कोहलों के निर्जलीकरण से हम डाई एथिल ईथर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, ये हमारा एल्कोहल है C2H5OH, और ये फिर एक पार्टिकल ले लो एल्कोहल C2H5OH, इसका निर्जलीकरण कराएंगे सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक की उपस्थिति और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बड़ा आसान है, इसका OH जो है इस वाले H के साथ H2O बना लेगा, तो बचा क्या, C2H5O C2H5, यही बचा है C2H5O C2H5, और प्लस क्या निकला है H2O, इसका नाम आपको पता है डाई एथिल ईथर। तो कहने का मतलब अगर हम, ये आपका एथिल अल्कोहल है, दो पार्टिकल एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। बस इतना ही लिखना है और क्या। और ये रिएक्शन हमने आपको कई बार बताया है, एल्कोहलों के रासायनिक गुण, एल्कोहलों का रासायनिक गुण में भी बताया है। तो बस वही रिएक्शन में बार बार मिलता है, एक बार याद तो करो भाई। कोई जरूरी नहीं है सांद्र H2SO4 लो, आप ऐसा भी कर सकते हैं C2H5OH की वाष्प ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एथिल अल्कोहल की वाष्प, एथिल अल्कोहल की वाष्प ले लीजिए, वेपर स्टेट में ले लीजिए, और यहाँ पर Al2O3 ले लीजिए और टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस कर देना। एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब भी हमें जो है C2H5O C2H5 और प्लस H2O बनता है। कुल मिला के अगर आप एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को गर्म करते हैं तब भी डाई एथिल ईथर बनता है। देखो इसमें भी जल निकल रहा है, इसमें भी जल निकल रहा है, तो इसीलिए इसका निर्जलीकरण प्रक्रिया कहा जाता है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहल में से जल का निकलना ही एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहा जाता है, इससे डाई एथिल ईथर बनता है। क्लियर हो गया? चलो अगला रिएक्शन देखते हैं बनाने। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देखते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की विधि में। तो अगला है विलियमसन संश्लेषण विधि। अब ये विलियमसन संश्लेषण विधि क्या होती है भाई? अगर हम एल्किल हैलाइडों पर सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। ये दोनों का फार्मूला अगर पता है तो बना लोगे विलियमसन संश्लेषण विधि। चलो देखते हैं। देखो ये आपका RX है, कौन है? एल्किल हैलाइड है, और कौन है? एल्किल हैलाइड, और इस पर जो है ONA और R ले लो भाई, सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है भाई, और इन दोनों को हम गर्म कर देंगे तो ये इधर का Na जो है इस X के साथ NaX बना के चला जाएगा। तो बच्चा क्या, R-O R और प्लस NaX, तो ये क्या हुआ है? इधर तो है। अरे ना समझ में आया तो रिएक्शन में ले लो, जैसे कैसे C2H5 X को आप Cl ले लो और प्लस Na इधर रहा है O ले लो, फिर C2H5 वाला ले लो, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एथॉक्साइड, हिंदी में भी लिख सकते हो। और एथिल क्लोराइड, क्या है? एथिल क्लोराइड। और दोनों को गर्म करोगे तो वही कहानी होगी, Na और Cl तो जाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी सरका के जोड़ दीजिए
C2H5O C2H5 और प्लस NaCl जा रहे हैं, तो ये क्या है, डाइएथिल ईथर। तो इसको बताओगे कैसे, विलियमसन संश्लेषण विधि। भाई इसमें हम बताएंगे, अगर हम सोडियम एल्काऑक्साइड या पोटेशियम एल्काऑक्साइड या धातु एल्काऑक्साइड की अपक्रिया किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं। यह अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। क्लियर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरे ये सब अपक्रिया बार बार पढ़ो, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में ये भी बताया गया है, एक और रिएक्शन नया नहीं बताया, सब पुराने वाला उठा उठा के दोबारा बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप बार बार पढ़ोगे तो सब याद रहे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ईथर के भौतिक गुण की, चलिए अब इनके भौतिक गुणों को भी जान लेते हैं, जनरल भौतिक गुण है, जान लेते हैं। तो भाई ईथर के अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहला भौतिक गुण ये है कि डाइएथिल ईथर रंगहीन। मतलब ये जो डाइएथिल ईथर होता है इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। तो कैसे होता है, जैसे पानी रहता है, पानी का कोई रंग है नहीं, रंग है तो रंगहीन और मीठी गंध युक्त, यानी इसकी गंध अगर देखोगे तो हल्की मीठी होती है, मीठी गंध युक्त अति वाष्पशील द्रव है, यानी रहता तो द्रव है लेकिन बहुत तेजी के साथ जो है वाष्पित होता है, तो अति वाष्पशील द्रव है। इसे सूंघने पर अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न करता है। कहने मतलब इसे अगर आप सूंघोगे किसको, डाइएथिल ईथर को, तो ये अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न करता है, मतलब कुछ देर के लिए आप बेहोश हो जाओगे, बेहोशी उत्पन्न करता है। निश्चेतना मतलब बेहोशी उत्पन्न करता है। इसी कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी इसी अस्थायी बेहोशी के कारण जो है इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरे डॉक्टर लोग इसको बेहोश करने में उपयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। अगला इसका भौतिक गुण अगर देखें तो भाई डाइएथिल ईथर जल में अल्प विलय है। अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जल में कहाँ घुलेगा, घुलता है, थोड़ा मोड़ा घुलता है, अल्प विलय है, किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय है। भाई कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक में ही तो घुलेगा ना, तो कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय है और जल में अल्प विलय है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जल में अल्प विलय है। अगला है कि इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 34.5 डिग्री सेल्सियस डाइएथिल ईथर का क्वथनांक होता है। और अगले अगर इनके भौतिक गुण की बात करें तो उच्च वाष्पशीलता के कारण अत्यधिक ज्वलनशील द्रव, यानी वाष्पशीलता बहुत ज्यादा होती है, जैसे गिरेगा तुरंत बहुत तेजी से उड़ेगा और आपके ऊपर शीतल यानी ठंडा अनुभव करता है। क्यों, क्योंकि बहुत तेजी के साथ वाष्पित होता है। तो उच्च वाष्पशीलता के कारण ये जो है अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। समझ में आ गई बात। चलो ये तो इनके भौतिक गुण थे, सामान्य भौतिक गुण। अब इनके प्रमुख रासायनिक गुण जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो भाई अगर इसके हम रासायनिक गुणों की बात करें किसके, डाइएथिल ईथर के और किसके, तो सबसे पहला है दहन, यानी दहन अपक्रियाएं हैं। तो भाई कोई चीज है कार्बनिक यौगिक है, इसको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तो बनता ही बनता है। चलिए इसको भी जला के देखते हैं। ये आपका C2H5O C2H5 है, कहाँ जलाओगे, ऑक्सीजन तो जलाओगे, दहन करेंगे, दहन, लंका दहन। लंका दहन मतलब लंका को जलाया गया था, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइएथिल ईथर का दहन कर रहे हैं। तो इसको जलाएंगे, कहाँ जलाओगे, ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देना है, बस। और क्या, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, कितना हाइड्रोजन है, 5 5 10 है, 5s2 बना दो। तो कुल मिला के आप बताएंगे कि डाइएथिल ईथर ये कौन है, इसको जानते हो ना, डाइएथिल ईथर। डाइएथिल ईथर का वायु की उपस्थिति में, यानी वायु में जो है जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। बस इतना बताना है और क्या करना है। चलो अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है निर्जलीकरण। मतलब डाइएथिल ईथर का हम निर्जलीकरण कराएंगे। कैसे कराओगे, देखो ये आपका है CH3, ये है CH2, ये है O, ये है CH2 और ये है CH3। इसको आप जो है तप्त Al2O3 एल्यूमिना उत्प्रेरक पर 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर का एक हाइड्रोजन और इधर का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये O को उठा के H2O बना लेंगे, बाकी ऐसे बन जाएगा 2 पार्टिकल, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एल्कीन है, क्या है ये, इन है, इन एल्कीन, जिसे आप एथिलीन जानते हो। क्या जानते हो, एथिलीन। अरे एल्कीन कहा चाहे एथिलीन कहा, समझ में आया कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर हम डाइएथिल ईथर को
तत् एल्यूमिना पर 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। समझ में आई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलो अगला देखते हैं। चलिए अगला रिएक्शन है पराक्साइड का निर्माण। इसको भी देखते हैं कैसे पराक्साइड बनाते हैं, पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। देखो भाई, डाई एथिल ईथर का फार्मूला पता होना चाहिए, CH3 CH2O CH2 CH3। यह आपका डाई एथिल ईथर है। इस पर आप O2 के साथ UV का मतलब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब गर्म करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बन जाएगा। देखो ये CH3 ऑलरेडी लिखा है, ये CH2 को आप CH बना दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा और एक OH। भाई ये O2 लगाए हो ना, तो एक OA हो जाएगा, एक O के साथ इसका H भी लगा देंगे और ये बाकी ऐसे रहने दीजिए। तो इस तरीके से इसका नाम होगा 1 एथॉक्सी। भाई पहले पे एथॉक्सी लगा है, एथिल हाइड्रो पराक्साइड, तो ये हो जाएगा 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पराक्साइड, ये इसका नाम होगा। तो कहने का मतलब ये जो हमारा डाई एथिल ईथर है, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये जो है पराक्साइड का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला रिएक्शन है तनु H2SO4 के साथ अपक्रिया, ये भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कैसे अपक्रिया करता है। भाई ये आपका CH3 CH2O CH2 CH3 है, इस पर आप H2O की अपक्रिया कराएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ तनु H2SO4 के साथ गर्म करेंगे और उच्च दाब पर गर्म करेंगे तो होगा क्या भाई, कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कट करोगे तो इसमें से ये चिन्ह को दे देना और ये चिन्ह को पकड़ा देना, तो ये आपका 2 पार्टिकल CH3 CH2OH बन जाएगा। ये कौन है? एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और ये डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर को का जलयोग जो है तब H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया आप जो है अल्कोहल बनाने की विधि में भी पढ़े हैं और यहाँ आप डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण में भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी अपक्रियाएं दोबारा तिबारा मिल रही है। तो कुल मिला के अगर थोड़े अपक्रिया अगर आप ठीक से पढ़ लिए हो तो वही अपक्रिया बार बार आपको देखने को मिलती है, तो बहुत ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए भाई अगला रासायनिक गुण देखते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी रूप में। हमारा अगला है PCl5 की क्रिया, यानी डाई एथिल ईथर पर हम PCl5 की क्रिया कराएंगे। देखो भाई डाई एथिल ईथर का फार्मूला तो याद है, CH3 CH2O CH2 CH3। इस पर अगर हम PCl5 की अपक्रिया कराते हैं तो ये आपका 2 पार्टिकल CH3 CH2Cl बन जाएगा और एक जो है POCl3 बन जाएगा। भाई 2 क्लोरीन निकलेगा, एक इसके बगल लग जाएगा, एक इसके, ऑक्सीजन बीच में चला जाएगा, तो ये हमारा एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो लिखोगे कैसे आप बताएंगे, जब हम डाई एथिल ईथर पर PCl5 की अपक्रिया कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बनता है। समझ में आई बात की नहीं? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। चलिए प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा। भाई ये तो आपका रहेगा ही CH3 CH2O CH2 CH3, इस पर हम एस्टिल क्लोराइड मतलब CH3CO Cl की अपक्रिया कराएंगे। कब कराओगे? निर्जल AlCl3 के साथ जो है गर्म करेंगे। बनेगा क्या भाई? बनना क्या है, एक जगह कट करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5 बन जाएगा और CH3 CH2Cl बन जाएगा। एक तो हमारा बन जाएगा CH3CO, यही है, और इधर से इसको लगा देंगे O CH2 CH3 हो जाएगा और दूसरा हमारा ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl हो जाएगा, तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा। और ये हमारा ईस्टर है, एथिल एसीटेट, क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का ईस्टर होता है। तो आपको बताना है कि जब हम डाई एथिल ईथर की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनता है। समझ में आई बात की नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। तो भाई अगला है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया डाई एथिल ईथर की। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ डाई एथिल ईथर दो तरीके की अपक्रिया करता है, एग्जाम में खूब पूछा गया है। एक तो ठंडे में अपक्रिया करता है और दूसरा जो है गर्म में अपक्रिया करता है। तो ठंडे में इसका उत्पाद अलग होगा और गर्म में उत्पाद अलग होता है। पहले ठंडे में देखते हैं। देखो ये हमारा डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5, इस पर आप HI की अपक्रिया कराएं। अगर आप ठंडे में कराते हैं तो H जो है इनको दे देना, तो ये हमारा C2H5OH बन जाएगा। I इधर दे देंगे, C2H5I बन जाएगा। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और ये एथिल आयोडाइड है, नाम पता होगा, ये डाई एथिल ईथर है। तो कुल मिला के अगर आप ठंडे में अपक्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है। यही प्रक्रिया अगर आप गर्म में कराते हैं, अगर आप C2H5O C2H5 की अपक्रिया जो है अधिक के साथ गर्म में कराते हैं तो होता क्या है, दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और हमारा दो पार्टिकल C2H5I बन जाएगा और ये H2O, कुल मिला के एथिल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिल आयोडाइड। समझ में आई बात कि नहीं? ये आपका डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है। तो कुल मिला के डाई एथिल ईथर की अपक्रिया गर्म में कराओगे HI के साथ तो एथिल आयोडाइड बनता है। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो ये तो थे डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण और भौतिक गुण और इनके बनाने की सामान्य विधियां। अब इनके उपयोग भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ऐसे आपको दो उपयोग बता देते हैं। देखो ये हमारा डाई एथिल ईथर, ये एक प्रकार का अच्छा विलायक होता है। तो इसका अच्छा विलायक होने के कारण ये वसा, रेजिन आदि में जो है घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी विलायक की प्रकृति इसके अंदर होती है, उत्तम विलायक होता है। वसा, रेजिन आदि में इसको जो है विलायक के लिए प्रयोग किया जाता है। एक उपयोग जो है यानी कार्बनिक विलायकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग जो है भाई पेट्रोल के साथ ईथर का मिश्रण जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पेट्रोल और ईथर को मिला करके जो है ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग जान लो भाई, ईथर जो है बहुत तेजी के साथ वाष्पित होता है, इससे ठंडापन उत्पन्न करता है। तो ईथर का उपयोग शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ठंडाई उत्पन्न करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और एक हमने आपको भौतिक गुण में ही बताया कि ये जो है निश्चेतना उत्पन्न करता है, अस्थायी, अतः इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में जो है निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये 3-4 उपयोग है, ध्यान रखिएगा। तो ये लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की सामान्य विधियां और इनके प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उपयोग। तो ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे टॉपिक लेकर।